नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स एज चैनल पे। आज मैं जनरल इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए रीडिंग स्किल्स के और वोकैबुलरी के एक एक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे आपको ओवरऑल बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें हमें करना क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कल के टाइम्स ऑफ इंडिया से एक क्लिपिंग ले ली है और बस एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आपको करके डेमो दिखाने वाला है, इसलिए बहुत लंबा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर का यूज करके सिर्फ वोकैबुलरी नहीं, अपनी सेंटेंस या क्लॉज स्टोर को भी बढ़ाया जा सकता है और कैसे और बेहतर हुआ जा सकता है। तो हम एज्यूम करेंगे कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपका इंटरेस्ट है अपनी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर करने में। आपको वोकैबुलरी भी बढ़ानी है, स्पोकन भी अच्छी करनी है, लिसनिंग भी ठीक करनी है, मतलब आप ओवरऑल मिला के इंग्लिश का लेवल उठाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक प्रॉब्लम है। वो बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक स्टेप है। तो स्टेप 1 ये है कि आपको बहुत सारे शब्द आने चाहिए, वो शब्द जिनसे कि काम की बोलचाल की भाषा बोली जा सके। और न्यूज़पेपर में ऐसे शब्द यूज होते हैं, तो हम किसी मैगजीन से या किसी बुक से वर्ड्स लेकर के बुकिश लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। हम न्यूज़पेपर से ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग आने वाले शब्दों को लेकर के अपनी वोकैबुलरी बना लेंगे। और इस एक्टिविटी से जो मैं करने वाला हूँ आपके साथ, ये क्योंकि सिर्फ वर्ड बेस्ड नहीं, सेंटेंस या फ्रेज या क्लॉज बेस्ड एक्टिविटी है, तो इसमें आपकी खुद की फ्लुएंसी पर भी काफी असर पड़ेगा। तो अब ज्यादा बात करने की जगह डायरेक्ट एक्टिविटी में जाते हैं और देखते हैं। तो मैं ऐसे ही रैंडम थोड़े से ठीक ठाक दिखने वाले शब्दों को कठिन डिक्लेयर कर दूंगा और उनको पकड़ के ये मेथड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जरूरी नहीं कि ये वर्ड आपको भी कठिन लगे, ये सिर्फ एक डेमो है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। How UGC's move will ease peer pressure on research scholars. जनरली वर्ड्स तो पहचान में आ ही रहे हैं, लेकिन चलिए peer को पकड़ लेते हैं। PEER। मान लेते हैं कि चलिए ये एक वर्ड ऐसा नया टाइप का लग रहा है जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। इसको पकड़ के छोड़ दीजिए। ये निशान इस तरह से न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं जब, ये गोला या ऐसा कोई निशान बनाकर इसे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। Publishing paper in peer-reviewed journals no longer must. Teachers laud decision. अब इसको पकड़ लीजिए। Teachers from different universities have appreciated the University Grant Commission's decision that it will no more be mandatory. तो यहाँ पे हम appreciated ऐसे ही पकड़ लेते हैं और mandatory पकड़ लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये शब्द आपको कठिन लगे, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ डेमो के लिए कि 1 2 3 4 शब्द हमने पकड़े हैं कि हमको कठिन लग रहे हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स इन, आपका पुराना दोस्त पिया यहाँ पर भी मिल रहा है हमें, इसको पकड़ ही ले रहे हैं। तो ये पकड़ा पिया को फिर से। रिव्यूड जर्नल्स, इट इज अ गुड स्टेप as it will ease pressure on the scholars, especially social science students, they said, adding that the regulation had resulted in the growth of predatory journals. predatory को पकड़ लेते हैं यहाँ से। जब 10 हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो अभी 1 मिनट के अंदर ही अंदर हो से गए हैं। A section of teachers, however, feels changing the regulation may dilute the academic standard. Till now, PhD scholars were required to publish at least one research. ये नीचे का कट गया है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। DK Lobial, professor at JNU School of Computer and Computer Sciences, highlighted that the condition शायद रहा होगा, कोई बात नहीं। Research papers would improve the quality. Quality has to be ensured. तो ensured पकड़ लेते हैं ऐसे ही। By the supervisor, he emphasized. यहाँ जो जंप कर जाते हैं। Social science scholars had been publishing in journals even before 2010. The removal of this regulation will have an impact. Impact को ले लेते हैं, मान लीजिए, on the students from the social science background, as they find it difficult to publish due to lack of proper journals, he added. Manoj Sinha, political science teacher and principal of Delhi University's Aryabhatta College,
pointed out that the regulation had resulted in the growth of several predatory journals. ये पहले भी हमने मार्क किया था, predatory word और journal के साथ मिल करके दोबारा आया है. These days there is a huge rush को पकड़ लेते हैं, towards publishing journals. Through this criterion भी क्यों छोड़ दें, इसको भी पकड़ लीजिए. One was making it more and more complicated and difficult for scholars who could not afford to pay for many of these journals. Anil Aneja, head of the English department at DU, also called it a very positive step and so on so forth. 10 हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो चुके हैं. तो अब देखिए हमने क्या किया, आप देख पा रहे होंगे, peer laud, appreciated, mandatory, peer फिर से predatory, impact predatory, फिर से rush, criterion, ensure. हमने ये सारे वर्ड्स को मानते हुए कि नया या कठिन लग रहा है पढ़ने वाले को, हमने इन वर्ड्स को पकड़ लिया. लेकिन इंग्लिश में वर्ड्स जो हैं वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. वर्ड्स हमेशा एक एनवायरनमेंट में होते हैं, उनके पहले कुछ और वर्ड होते हैं, उनके बाद कुछ और वर्ड होते हैं, उनका यूज होता है क्लॉज, फ्रेज या सेंटेंस में. तो खाली वर्ड लेके क्या फायदा होने वाला है, हमें इसको क्लॉज, फ्रेज या सेंटेंस में लेना पड़ेगा. तो सबसे पहला जो वर्ड है उसको हम पकड़ेंगे. हाउ यूजीसी's मूव विल ईज पीयर प्रेशर ऑन रिसर्च स्कॉलर्स. ठीक है, रिसर्च स्कॉलर तो आपको समझ में आ ही रहा है, जो लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सारे लोग. यूजीसी भी आप जानते ही हैं कि रेगुलेटरी बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. मूव हमने मार्क नहीं किया था ना, चलिए इसको भी मार्क ही कर लेते हैं, क्योंकि मूव का मतलब है हिलना. तो अब इसका जब हम अंदाजा लगाएंगे इसकी मीनिंग का, आप देखिए, तो हम इसका अंदाजा लगाएंगे हिलना, कि भाई यूजीसी का हिलना कैसे आसान करेगा ये जो अजीब सा वर्ड है, इसके प्रेशर को रिसर्च स्कॉलर्स पे. अब अगर अंदाजा इसका हिलना हमने लगा लिया और यहाँ आसपास फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, तो यहाँ पे मैं नोट बना देता हूँ आपके लिए मूव के आसपास. ये आप कॉपी में उतारने वाले हैं, अपने नोटबुक में उतारने वाले हैं. तो जब आप नोटबुक में उतारिएगा तो आप देख पाएंगे कि इसकी मीनिंग आपने जो अंदाजा लगाई है, बाद में जब आप मैच करेंगे डिक्शनरी से तो कैसे होगा, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी बात करने वाले हैं. ठीक है, तो मूव का आपने मीनिंग लगाया था हिलना, हिंदी में लिख दीजिए क्या करना है. ठीक है, लिख लिया उसको. ओके, नीचे कर लेता थोड़ा, नहीं ऊपर ही रहने, हिलना लिख लिया. ओके, तो यूजीसी का जो ये हिलना है वो आसान कर देगा किसका प्रेशर. अब पीयर हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या वस्तु, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हुआ, अंदाजा लगाइए कि किसका प्रेशर, ऊपर वालों का प्रेशर. ओके, चलिए ऊपर वालों का प्रेशर लिख देते हैं. यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसे लिख देते हैं सीनियर. ये मैं मीनिंग नहीं लिख के बता रहा हूं आपको, ये हम बता रहे हैं कि साधारण रूप से कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई सीखने वाला है, उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना है. ये वर्ड वो नहीं जानता है एक भी वर्ड, तभी उसने निशान लगाए हैं. और अब इन निशान लगाए हुए शब्दों का इस सेंटेंस के अंदर या फ्रेज की क्लॉज के अंदर घुस करके वो मीनिंग अंदाजा लगाएगा. पहले अंदाजा क्यों लगाएगा, जब आप किसी चीज के साथ पहले से काम कर लिए होते हैं और फिर उसको खोजने के लिए डिक्शनरी में जाते हैं, तो पहले क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं टाइम और एफर्ट, तो अब जब डिक्शनरी में आप खोजते हैं और जो भी मीनिंग उसकी मिलती है या आपके अंदाजे लगाए मीनिंग से थोड़ा बहुत मैच करेगी या पूरा मैच करेगी या एकदम ही मैच नहीं करेगी, लेकिन अब आपकी एक हिस्ट्री बन चुकी है उस वर्ड के साथ में और उसके मीनिंग को खोजने की प्रोसेस के साथ में. इस हिस्ट्री के कारण आपका उस वर्ड से एक रिलेशन बन चुका है, दोस्ती का, दुश्मनी का, अनजाना होने का. और इस रिलेशन के कारण बहुत ज्यादा चांस है कि वो सेंटेंस या जो फ्रेज के अंदर वो जो वर्ड आया है वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाए रिवीजन करते करते, और यही हमको करना है. तो हमने मीनिंग लिखनी शुरू कर दी. मूव मतलब हिलना, पेयर मतलब सीनियर. गलत ही सही क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोसेस फॉलो करनी है, अपना अंदाजा लगाना है. आपका अंदाजा 100% सही हो कोई जरूरी थोड़ी ना है, पर स्टेप 1 है कि आप बॉक्स बना लीजिए, चारों तरफ सर्कल बना लीजिए. स्टेप 2 है कि अपने अंदाजे की मीनिंग लिख लीजिए. पब्लिशिंग पेपर इन पेयर रिव्यूड जर्नल नो लॉन्गर मस्ट. इसके वर्ड तो समझ में आ जा रहे हैं. पेयर वर्ड अपना पुराना वाला दोस्त है, हम अंदाजा लगा ही चुके हैं.
तो अब हम इसकी मीनिंग कुछ कुछ निकाल पाएंगे कि पेपर को पब्लिश करना, अपने सीनियर ने जिसको रिव्यू किया हो ऐसे जर्नल में, अब वो नो लॉन्गर मतलब आपको और लंबे समय तक वो जरूरी नहीं रह गया। कुछ कुछ निकल आया है। टीचर्स लॉर्ड डिसीजन। अब ये टीचर्स लॉर्ड डिसीजन वाला जो है, इसमें टीचर के बारे में कुछ बता रहा है, सारे टीचर, और डिसीजन के बारे में कुछ बता रहा है। कौन सा डिसीजन? जो ऊपर मोटे मोटे में लिखा हुआ है। तो अब इससे मिला करके डिसीजन को जब हम मूव से मिला करके देखते हैं, तो मूव का मतलब यहाँ पर हमको कुछ कुछ डिसीजन जैसा दिखाई पड़ने लग जाता है। ये सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला एरो लेंगे। तो ये मूव मतलब है कुछ कुछ हमें ये डिसीजन जैसा दिखाई पड़ने लग जाता है। तो हम ये हिलना वाला जो है ना, अब हमको इस पे शक सा होने लग जाता है। तो हम बेईमानी नहीं करेंगे, जब शक होने लग गया तो इसे काट देंगे, ये रहा। और मूव का मतलब जब डिसीजन जैसा है तो लिख ही लेंगे ना यहाँ पे इसको फिर। तो आप यहाँ पे लिख डालिए मूव इज इक्वल टू डिसीजन। क्या खराबी है, गलत ही तो हो जाएगा, और क्या होगा। यहां से हम आगे बढ़ गए। टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैव अप्रिशिएटेड। अब देखिए यहाँ पे ये लॉर्ड डिसीजन लिखा हुआ था, यहाँ पे अप्रिशिएटेड द यूजीसी डिसीजन लिखा हुआ है। साफ साफ मतलब दिखाई पड़ रहा है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसा है। यहाँ पे टीचर्स अप्रिशिएटेड द यूजीसी डिसीजन, यहाँ पे टीचर्स लॉर्ड द डिसीजन। तो ये हमें दिख रहा है कि अप्रिशिएटेड का जो मतलब है, इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो लॉर्ड से है। इसका जो मतलब है इस शब्द का, सीधे सीधे इस शब्द का भी वही मतलब है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये इक्वल हैं। तो इनको अंदाजा लग पाए या ना पाए, पकड़ के जोड़ तो देना चाहिए। अच्छा, अब दो दो जगह हम ये देख रहे हैं कि यूजीसी ने कोई डिसीजन लिया और टीचर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या लॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है टीचर का ये रिएक्शन है। अब या तो रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है या रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। मतलब या तो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे होंगे। तो ये लॉर्ड का मतलब या तो तारीफ है और या उसकी बुराई है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ स्लैश पे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए तारीफ स्लैश बुराई। एक तो सही होनी ही है, लॉर्ड हो या अप्रिसिएशन हो, इन दोनों में से एक मीनिंग आपको मिलने वाली है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसी का डिसीजन दैट इट विल नो मोर बी मैंडेटरी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स टू पब्लिश रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर का अंदाजा हम लगा चुके कि सीनियर लोग जो इसको रिव्यू करते हैं ऐसा जर्नल है। होगा कोई, हमें क्या मतलब है, लेकिन अब असंभव नहीं लग रहा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अब ये मैंडेटरी जो वर्ड है इसका मीनिंग हमको निकालना है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। यूजीसी डिसीजन दैट विल नो मोर, अब ये जरूरी नहीं रह गया, मैंडेटरी नहीं रह गया फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। इट इज अ गुड स्टेप। अब ये जो गुड स्टेप शब्द आया ना, इस गुड स्टेप से अब आप अंदाजा लगा पाइएगा कि ये अप्रिसिएशन या लॉर्ड वाला जो वस्तु है ये बुराई नहीं हो सकती है, ये तारीफ ही है। क्योंकि जब अच्छा स्टेप है तो उसकी कोई बुराई क्यों करने जाए। तो बुराई काट देंगे, जैसे यहाँ हिलना काटा था, मूव का हमने डिसीजन निकाला, और लॉर्ड का हमने तारीफ दैट इज इक्वल टू अप्रिसिएटेड का तारीफ किया, ये निकाला है अभी तक खोज वोज के इसमें से है। अब कहाँ गया? इट इज अ गुड स्टेप, इट विल ईज प्रेशर। ईज प्रेशर मतलब आसान करेगा प्रेशर। ऊपर भी लिखा हुआ है ईज पीयर प्रेशर, यहाँ भी लिखा हुआ है ईज प्रेशर ऑन द स्कॉलर्स especially social science students, they said, adding that the regulation had resulted in the growth of predatory journals. तो पहले कोई रेगुलेशन था, उसको हटाना बड़ी अच्छी चीज मानी जा रही है और लोग उससे बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं। तो रेगुलेशन में कुछ खराबी तो रही होगी। इसका मतलब कि ये प्रीडेटरी जो है ये किसी प्रकार की नेगेटिव चीज होती है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, ये कुछ बुरी चीज है। और जर्नल तो मतलब जो छापते हैं, तो ये छापने वाले जर्नल्स की किसी बुराई की बात की जा रही है। अब देखते हैं किस बुराई की बात की जा रही है। अभी इसका मतलब प्रेडेटरी का मतलब नेगेटिव मतलब बुरा, वो हम चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो ना लिखें, पर काम करना ही है तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बुरा, बैड, बैड लिख, चलिए
बैड लिख लिया, बुरा। फिर यहाँ पे हमने बनाया था रिसर्च पेपर वुड इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी हैज टू बी इंश्योर्ड बाय द सुपरवाइजर, ही एम्फसाइज्ड। तो अब क्वालिटी तो बड़ी अच्छी चीज होती है, वो कोई बुरी चीज तो होती नहीं है। सुपरवाइजर भी बड़े अच्छे होते हैं, जो गाइड करते हैं, जो ऊपर होते हैं। तो सुपरवाइजर जो है वो डैश करेंगे क्वालिटी को। अब दो चीज हो सकती है, या तो क्वालिटी को खत्म कर देंगे, या क्वालिटी को बढ़ा देंगे, या पक्का कर लेंगे। तो खत्म करने की बात तो नहीं हो रही, गुड गुड और पक्का करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे पक्का या बढ़ाना, दो में से एक कोई हो सकता है कि सुपरवाइजर या तो क्वालिटी को बढ़ा देंगे, या तो उस क्वालिटी को स्थिर करेंगे, देखेंगे कि वो क्वालिटी हो। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं टेंटेटिव मीनिंग की, आइदर उसको बढ़ाएंगे या उसको पक्का करेंगे। द रिमूवल ऑफ दिस रेगुलेशन, हटा देना, मतलब अब हमें पता चल गया कि कोई रेगुलेशन था जिसको कि हटा दिया गया है, will have an impact on the students from the social science background। तो इसको हटाने से जो सोशल साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके ऊपर, अब इम्पैक्ट का मतलब क्या है भाई? तो पहले तो हमें चीज है कि कुछ अच्छी चीज हो रही है, दूसरा है कि एक पुरानी चीज को हटाया है, अच्छी चीज हो रही है, इसका मतलब वो पुरानी चीज कुछ बुरी रही होगी। तो एक बुरी चीज को हटा दिया गया है और उस हटाने से कुछ हो रहा है अब जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके ऊपर। तो ये जो हटाने का क्या होता है, प्रभाव ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख लेंगे, प्रभाव लिख लेते हैं। चलिए, ये आप पेपर पे ही लिखें, कोई जरूरी नहीं है, आपने जो अपने कॉपी में लिखा है उसमें भी, कॉपी में भी नोट डाउन करते समय आप जो है, जब आप उतारेंगे ना कॉपी में, फॉर एग्जाम्पल आपने मूव और पियर एक ही सेंटेंस में लगभग दो दो वर्ड आपने लगा लिए, तो ये पूरा उतार लीजिए। हाउ यूजीसी's मूव विल ईज पियर प्रेशर ऑन रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत लंबा नहीं है, दो दो वर्ड इतने में ही आ जा रहे हैं, इसको उतार लीजिए और उनके ऊपर इनकी आपकी मीनिंग जो आपने निकाली है उसको लिख डालिए। पब्लिशिंग पेपर इन पेयर रिव्यूड जर्नल्स नो लॉन्गर मस्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसके सारे शब्द आपको आते हैं। टीचर्स लॉट डिसीजन, इसको लिख लीजिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए, पहला तो मामला है कि ये जो पूरा का पूरा ही है, ठीक है, ये पूरा ही सेंटेंस उतार लें आप। दूसरा है कि ये जो टीचर्स लॉट डिसीजन है इतना उतार लें आप। तीसरा है टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव अप्रिशिएटेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वगैरह वगैरह होगा। तो हम केवल ये उतारेंगे टीचर्स अप्रिशिएटेड द यूजीसी डिसीजन, इतना लिख लेना काफी होगा। टीचर्स अप्रिशिएटेड द यूजीसी डिसीजन, ये पहला आपका, दूसरा आपका सेंटेंस उतर आएगा लगभग। It will no more be mandatory for PhD students to publish research paper in peer-reviewed journals, इसको आप चाहें तो उतार सकते हैं। No more mandatory to publish research papers in peer-reviewed journals, ये सेंटेंस पूरा का पूरा आप अपना मॉडिफाई करके इसको उतार लें। तो इस तरह से आप देख पाइएगा कि सेंटेंस या क्लॉज की तरह, फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ दिस रेगुलेशन, तो इसकी जगह आप इट लिख सकते हैं, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, इतना उतार लीजिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं चाहिए, लेकिन जो वर्ड हमारा है वो एक मीनिंगफुल एनवायरनमेंट में हमारी कॉपी में उतर जाना चाहिए। एक सेंटेंस में या एक क्लॉज में दो वर्ड भी उतर सकते हैं, बस ये है कि भीड़ ना लग जाए और अलग अलग सबकी मीनिंग, आपने जो अंदाजा लगाया है, अलग अलग सबकी मीनिंग आप लिखिए और जिस अपनी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी जैसे भी अपना अंदाजा लगाया वो लिखिए। लिखने के बाद अब ये सारे लगा लिए, प्रेडेटरी मतलब एक खराब चीज होती है, ये नीचे वाला भी है। These days there is a huge rush towards publishing journals। पहले हम देख रहे हैं कि रेगुलेशन था, पेपर पब्लिश करना था, ये है वो है, और प्रेडेटरी जर्नल जो है, जो खराब जर्नल है, वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब ये बता रहा है कि आजकल रेगुलेशन तो अभी अभी आया है ना, जो चेंज होके आया, इसके पहले तो पुराना वाला था जो गंदा वाला रेगुलेशन था जिससे नुकसान था। तो आजकल जो है बहुत ज्यादा, ह्यूज मतलब ज्यादा, रश का मतलब हमको नहीं पता, हमने इसको बॉक्स बनाया है। किस तरफ रश है? पब्लिशिंग जर्नल्स की तरफ, जो जर्नल पेपर पब्लिश करते हैं उनकी तरफ। तो अब रश का मतलब क्या हो सकता है? पब्लिशिंग जर्नल की तरफ, तरफ तो मूवमेंट ही हुआ करता है ना,
तो अब इसको हम कर सकते हैं कि पब्लिशिंग जर्नल्स की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, या बहुत ज्यादा भीड़ जा रही है, या बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसी तरह से कुछ बनने वाला है। भीड़, लोग, मूवमेंट, इसको यहाँ ऐसे निशान लगा करके लिख लीजिए, भीड़ स्लैश लोग वगैरह वगैरह, ठीक है। Through this criterion, one was making it more and more complicated and difficult for scholars who could not afford to pay for many of these journals. तो ये गंदे वाले जो जर्नल हैं जिसकी तरफ बहुत भीड़ जाती है, बहुत सारे स्कॉलर्स इनको पैसा नहीं दे पाते हैं अपने आप को पब्लिश करने के लिए। अब जबकि ये चीज हट गई, हमको पता है, और जिसका बड़ा अप्रिसिएशन हुआ है, तो क्या चीज हटी? तो कोई नियम हटा होगा, कोई कानून हटा होगा। तो क्राइटेरियन का मतलब, इसका मतलब कोई नियम या कोई कानून होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको, नियम या कानून है, नियम स्लैश कानून। अब हो गया हमारा काम और हमने उतार लिए। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू दिस क्राइटेरियन वन वॉज मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, यहां तक उतार लेंगे। अब कॉपी में हमने ये सारे सेंटेंसेस और ये बॉक्स के साथ वर्ड, और वर्ड के ऊपर ये जो मीनिंग हमने बनाई है वो लिख दिया। तो अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक कॉपी की दिशा में ले जाता हूं, ठीक है। तो इसके लिए इसको जरा छोटा करना पड़ेगा, या यहाँ पर रुकिए देखते हैं। अच्छा, शो द डेस्कटॉप करके हो जाएगा। एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ये ठीक है, इसको पकड़ लिया। अब आपको याद होगा यहाँ टीओए वाले से कि टीचर्स सॉरी यूजीसी मूव विल ईज पीयर प्रेशर ऑन रिसर्च जर्नल। तो इसको हम यहाँ टाइप कर लेते हैं, मूव, जिसका मीनिंग हमको चाहिए था विल ईज, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे, पीयर प्रेशर। हमारे दो वर्ड आ गए, मूव विल ईज पीयर प्रेशर, ठीक है, ऑन स्कॉलर्स। इतना काफी है मतलब समझने के लिए। एक हमने ये लिख लिया, टीचर्स लॉर्ड स्लैश अप्रिशिएट द डिसीजन, ये लिख लिया। अच्छा, अब मूव के ऊपर या नीचे हम स्पेस छोड़ते हैं। मूव के नीचे हमने उसकी जो मीनिंग लिखी थी, क्या लिखी थी मीनिंग? डिसीजन लिखा था। और पेयर के नीचे हमने मीनिंग क्या लिखी थी? सीनियर लिख लिया था। ठीक है, उसी तरह से टीचर्स लॉर्ड, लॉर्ड का अप्रिशिएट का मिला जुला करके हमने निकाल लिया था कि ये है तारीफ, प्रशंसा। ठीक है, उसी तरह से आगे के सेंटेंसेस जो है आप अच्छा नंबर डालते जाइए। पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है, उसी तरह से तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 सेंटेंस हमने ऐसे बना लिए थे। सारे वर्ड्स हमने देख लिए हैं। उन वर्ड्स के नीचे जो वर्ड्स हमने देखे हैं, उन वर्ड्स के नीचे हमने उनका हमारा जो मीनिंग है हिंदी में अंग्रेजी में जैसे निकाला है उसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? डिक्शनरी खोलेंगे। ठीक है, और डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड, इसको लिख देंगे लॉर्ड। ठीक है, ये लॉर्ड आएगा और इसका मतलब है टू प्रेज समबडी। आपको याद होगा आपने इसका लॉर्ड का मतलब अप्रिसिएशन या प्रेज ही लिखा है, तारीफ। तारीफ का मतलब प्रेज ही तो हुआ करता है। तो आपका आंसर एकदम सही है, ये तारीफ जो है एब्सोल्युटली सही है, यही इसकी मीनिंग ही है। तो ये जो मीनिंग है इसको आप रहने देंगे, और लॉर्ड और अप्रिशिएट का मीनिंग तारीफ होता है, इसे लेके छोड़ देंगे। अब पीयर का मतलब आपने सीनियर लिखा था, फिर से डिक्शनरी में जाइएगा, चेक करिएगा, PEER, पीयर का मतलब आपने लिखा था सीनियर। अब यहाँ लिख रहा है पर्सन हु इज द सेम एज और हु हैज द सेम सोशल स्टेटस, तो सीनियर नहीं हुआ, ये बराबरी का व्यक्ति हुआ। तो यहाँ पर जो आपने सीनियर वाला लिखा था ये गलत हो गया, और इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा इक्वल।
या कॉलीग, ये इसकी मीनिंग है। आपको इसकी मीनिंग नहीं आई, सीनियर आपको हटा देना पड़ेगा काट के, और इक्वल या कॉलीग इसकी मीनिंग लिख लेनी पड़ेगी। लॉर्ड या अप्रिशिएट तारीफ आपको आता था, ये आपके लिए कठिन शब्द नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस ही है ये आप बस देख लेंगे, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। हाँ, सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे टीचर्स लॉर्ड या अप्रिशिएट द डिसीजन, ये पूरा का पूरा जो है आपको सेक्शन याद हो जाएगा या सेंटेंस याद हो जाएगा। अब मूव विल ईज पीयर प्रेशर में सीनियर वाला आंसर आपका गलत हो गया। पीयर का मतलब बराबरी के लोग होते हैं, आपने डिक्शनरी से देख लिया। अब मूव का मतलब क्या होता है, यहाँ मूव नाउन नहीं है, अरे सॉरी वर्ब नहीं है। मूव का मतलब क्या होता है आप इसे भी देख लें, तो ये रहा MOVE और वर्ब नहीं है, मूव। ठीक है, तो ये मूव है और वर्ब नहीं है, नाउन के रूप में इसे देखना है। तो नाउन में अ चेंज ऑफ प्लेस और पोजीशन है। मूव का मतलब एन एक्शन दैट यू डू और नीड टू डू टू अचीव समथिंग। ठीक है, एक एक्शन जो आप लेंगे या लेने वाले हैं, अपने जगह को चेंज करना मूव होता है। अ चेंज इन आइडियाज, एटीट्यूड और बिहेवियर होता है। एक्ट ऑफ चेंजिंग होता है, मतलब वगैरह वगैरह हम देख पा रहे हैं कि चेंज से रिलेटेड कुछ है, ये मूव का मतलब है। और ये चेंज आप करते हैं किसी पुरानी चीज में। ठीक है, तो हमने डिसीजन लिखा था वो ठीक नहीं रहा, उसको हम हटाएंगे, लाइन से काट देंगे एक लाइन खड़ा करके, और ये किसी प्रकार का चेंज है। ठीक है, तो मूव मतलब चेंज विल ईज इक्वल प्रेशर ऑन स्कॉलर्स, इस टाइप का कुछ समझ में आ रहा है अगर मीनिंग निकालें तो। पर एक चीज और है, यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पीयर प्रेशर एक साथ आ रहा है, तो अगर मिल सके तो पीयर प्रेशर एक साथ खोज लीजिए, देखते हैं वो भी। पीयर प्रेशर तो नहीं मिल पाया, पीयर रिव्यू मिल गया, पीयर रिव्यूड मिल गया, तो पीयर रिव्यूड ही देख लेते हैं। पीयर रिव्यू का मतलब होता है अ जजमेंट ऑन अ पीस ऑफ साइंटिफिक और अदर प्रोफेशनल वर्क बाय अदर वर्किंग इन द सेम एरिया। लेकिन जब तक पीयर प्रेशर एग्जैक्टली ना मिल जाए हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने ये सेंटेंसेस, ये 10 के 10 सेंटेंस इसी तरह से मिला के निकाल लिए। और अब ये खत्म नहीं हुआ, अब जब ये हमने मिला के निकाल लिए ना आपके ये 10 सेंटेंस, अब हम क्या करेंगे, पेपर में हमारा टाइम पूरा हो चुका, हमने 15 मिनट 20 मिनट का जो समय था वो लगा दिया। ये हमारे कॉपी, जो सेंटेंस की कॉपी, उसमें हमने ये सेंटेंस लिख लिए। अब इन सेंटेंसेस को हम कल, मतलब आज हमने ये लिखे हैं, 24 घंटे बाद हम इन सेंटेंसेस को एक बार रिवाइज करेंगे। जब हम दूसरी बार कल का पेपर पढ़ने बैठेंगे तो हम इसको रिवाइज करेंगे, और कल के 10-15 जो भी सेंटेंस है, जितना टाइम हम दे रहे हैं उस हिसाब से उनको भी लिख लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आप देख पाइएगा कि अगर एक दिन में 10 सेंटेंस होता है तो 7 दिन में आपको 70 वर्ड्स स्लैश सेंटेंसेस मिल जाते हैं। ये 70 वर्ड या सेंटेंस आपको एक हफ्ते में मिल रहे हैं। तो अब जब आप संडे रिवीजन किया करेंगे, पूरा का पूरा रिवीजन, क्योंकि संडे को थोड़ा समय होता है, तो हर संडे को आप ये 70 वर्ड की रिवीजन करेंगे, और महीने के आखिरी दिन जो है आप 280 वर्ड या सेंटेंसेस की रिवीजन करेंगे। आपको ये काम करना है पूरे 3 महीने तक। 3 महीने में आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है 800 न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस आ चुके होंगे, और ये 800 नए वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस आपको रिवाइज करके बार बार देख देख के बड़े ही अच्छे तरह से आ चुके होंगे। अब आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये आपको आ चुके हैं। इससे आपको कई सारे फायदे एक साथ होंगे। आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी इतने सारे वर्ड बढ़ जाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आपकी रिटन लैंग्वेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक तरह से आप मान लीजिए ये रामबाण इलाज है, और इसको करके मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स, खुद मैंने अपने ऊपर भी इसको आजमाया था। इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन भाई 3 महीने वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर आप कहें 15 दिन में मैं जादू से ठीक हो जाएगी मेरी भाषा, तो ऐसा नहीं है। 3 महीने वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, 90 दिन लगातार ये काम आपको करना है बिना तोड़े।
और कॉपी अच्छे से बनानी है। और उस कॉपी पे आप चाहिए तो स्केच पेन वगैरह से भी निशान लगा सकते हैं, बहुत कठिन जो शब्द है और उसको रिवाइज करते समय कलर से भी आप निशान लगा सकते हैं। ये सारा काम आप करें। इसको करने में अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कुछ पूछना हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें या winners.h.english@gmail.com में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और इस मेथड में अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि आपके फायदे का नहीं है या आपसे आपके रुझान से टैली नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं या मुझसे डिस्कस करके उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि पत्थर की लकीर नहीं है, पर क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है तो मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे करके देखिए। 1 महीने में आपको कॉन्फिडेंस बहुत फील होने लगेगा। 280 तो मैं बता रहा हूँ जो आप 10-15 मिनट ही दे पाते हैं। जो आधा घंटा रोज दे लेगा उसको 280 से डबल मतलब 500 नए वर्ड सेंटेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 500 नए वर्ड सेंटेंसेस बहुत बड़ी बात होती है। तो वही है कि जितना ज्यादा इनपुट दीजिएगा वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मन लगा के अच्छे से और ईमानदारी से साइंटिफिक मेथड के साथ इसे फॉलो करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए अलग अलग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में देखते रहने हैं और आगे बढ़ते रहना है और चैनल से जुड़ जाइए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए वी विनर्स एच के साथ और काम लगातार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।